नमस्कार दोस्तों, आचार्य कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संतुलन की अवधारणा की बात करेंगे। संतुलन की जब अवधारणा की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि समान संतुलन। तो आइए हम जानते हैं कि साम्य की विचारधारा क्या कहती है। सबसे पहले इसके विचार और प्रकार की बात करेंगे। अगर जो हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो इक्विलिब्रियम है ये लैटिन भाषा के दो शब्द से बना हुआ है, इक्वस और लिब्रा, जिसका अर्थ होता है संतुलन या संस्थिति से मिलकर बना है। इस प्रकार इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है समान और संतुलन। इक्वस का अर्थ होता है समान और लिब्रा का अर्थ होता है संतुलन। तो इक्वल बैलेंस इसका जो है कि अर्थ होता है। संस्थिति से तात्पर्य की यदि बात करें तो संतुलन की अवस्था या विश्राम की अवस्था को कहते हैं। जब संस्थिति के तात्पर्य की बात करते हैं तो संतुलन की अवस्था या विश्राम की अवस्था को कहते हैं। सामान्य जब एक ही विषय या वस्तु पर क्रियाशील होने वाली दो परस्पर विरोधी शक्तियां परस्पर संतुलित हों जाए, वह वस्तु जिस पर ये शक्तियां कार्य कर रही थी संस्थिति की अवस्था में हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो कोई सामान्यता वस्तु है, अगर जो उस पर दो परस्पर विरोधी शक्तियां कार्य कर रही हैं और वो एक बैग संतुलित हो जाएं, तो वहां पे संस्थिति की अवस्था देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र में संस्थिति का आशय यह नहीं है कि संस्थिति की स्थिति में गतिहीन हो जाना, जिसमें गति नहीं होना, बल्कि अर्थ यह है कि गति की दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना। मतलब जिस आधार पर गति हो रही थी उसी आधार पर गति होती रहे, उसमें कोई उतार चढ़ाव ना आए, तो उसे हम संस्थिति की अवस्था कहते हैं। आगे चलकर प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र में संस्थिति गति परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। मेहता क्या कहते हैं? मेहता कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र में संस्थिति की अवस्था है वो गति परिवर्तन की अनुपस्थिति को बतलाता है। जैसे मेहता जी का कहना है कि जो गति होती है वो गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस आधार पर वो गति हो रही थी उसी आधार पर गति हो रही है। जबकि भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो संस्थिति का अर्थ होता है स्वयं गति की अनुपस्थिति को बतलाता है। मतलब भौतिक विज्ञान की बात करें तो गति जो संस्थिति का अर्थ होता है वो गति की अनुपस्थिति को बतला देता है। वस्तु के मूल्यों के निर्धारण के संबंध में यह ज्ञात है कि मांग और पूर्ति की शक्तियां जिस मूल्य पर समान हो जाती हैं वही मूल्य संस्थिति मूल्य होगा। जैसे कह सकते हैं कि Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ P और Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ P। इसलिए संस्थिति की स्थिति वहां होगी जहां पर P के एक निश्चित स्तर पर मांग पूर्ति दोनों बराबर होती है। जैसे यह कोई कर्व है, P मूल्य है और Q मात्रा है, और इस स्तर पर P है और इस स्तर पर मात्रा है। दोनों मांग और पूर्ति एक ही स्थान पर जहां पे काटते हैं यही संस्थिति बिंदु होगा। संस्थिति बिंदु होगा। इसलिए संस्थिति की स्थिति वहां होगी जहां P के एक निश्चित स्तर पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं संस्थिति के प्रकार। संस्थिति के प्रकार की बात करें तो इसको तीन प्रकार से देखते हैं। कितने प्रकार से? तीन। पहला स्थिर, अस्थिर, तटस्थ।
तो ये 3 प्रकार की संस्कृति के प्रकार पाए जाते हैं। स्थिर संस्कृति की बात करें तो एक इकाई या अर्थव्यवस्था उस समय संस्कृति की स्थिति में हो जाती है जब किसी कारण से संस्कृति की स्थिति भंग होने पर या असंतुलन होने पर ऐसी शक्तियां स्वतः क्रियाशील हो जाती हैं जो पहले की अवस्था में उसे ला देती हैं। क्या करती हैं? जो पहले की अवस्था में ला देती हैं। अस्थिर संस्कृति की बात करेंगे हम, तो अस्थिर संस्कृति का तात्पर्य यह होता है, जैसे मान के चलिए कि स्थिर संस्कृति की बात करें, स्थिर संस्कृति की बात करते हैं तो कोई बाउल रखा हुआ है, उसमें एक गेंद पड़ी हुई है। अगर जो इस गेंद को कितना भी असंतुलित किया जाए तो वो पुनः इसी एक जगह पे चली आएगी। तो ये स्थिर संस्थिति होती है। अस्थिर संस्थिति की बात करें तो जब जो संस्थिति की अवस्था होती है, अगर जो उसमें गड़बड़ी पैदा कर दी जाती है या उसको भंग कर दिया जाता है तो वो पुनः उस स्थिति में नहीं आ पाती है और वो उस संस्थिति से बहुत दूर चली जाती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर जो उल्टा करके कोई बाउल रखा हुआ है, उस पे कोई गेंद पड़ी हुई है, अगर जो वो गिर जाती है तो उस संस्थिति की अवस्था पर कभी नहीं पहुंच पाएगी। आगे की बात करें तटस्थ। तटस्थ संस्कृति की स्थिति उस समय होगी जबकि एक बार संस्कृति की स्थिति भंग हो जाने पर पुरानी जगह को छोड़कर दूसरी संस्कृति की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, उसे ही तटस्थ संस्कृति कहते हैं। जैसे मान के लिए कोई समतल जगह है, उस पर कोई गेंद रखी हुई है, अगर जो उसको धक्का दे दिया जाए तो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी और पुनः उसी जैसी एक दूसरी संस्कृति को प्राप्त कर लेगी। तो इसे कहते हैं तटस्थ संस्कृति। मतलब हमेशा तटस्थ रहता है कि मतलब उस स्थिति को दूसरी स्थिति में प्राप्त कर लेता है। इस प्रदर्शन को अगर जो देखें तो उसी प्रकार से दर्शाया गया है, स्थिर, अस्थिर, तटस्थ। समुद्र की सतह पर भारी पेदी वाला जहाज स्थिर संस्थिति में रहता है। ये कौन कहते हैं? पीगू महोदय कहते हैं। पीगू महोदय समुद्र में भारी पेदी की जहाज का संतुलन देते हैं। अगर जो भारी पेदी की जहाज को रखा जाए तो ये स्थिर संतुलन होगा। अगर जो उसमें एक लोहे की कील डुबाई जाए तो वह स्थिर संतुलन हो जाएगा। और यदि मान चलिए कि एक प्लास्टिक की गेंद को सतह पे फेंक दिया जाए तो वो तटस्थ संतुलन में देखा जाएगा। आंशिक संतुलन तकनीकी को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। आंशिक संतुलन की बात करें तो आंशिक संतुलन के तकनीकी की बात कौन करते हैं? तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। किसी एक वस्तु के बाजार का विश्लेषण करने के लिए हम आंशिक संतुलन तकनीकी को प्रयुक्त करते हैं। प्रोफेसर वर्ल्डिंग कहते हैं कि यदि संबंधों की प्रणाली को किन्हीं ऐसे समीकरण की सूची द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जो कि विभिन्न चरों को केवल एक ही कीमत या थोड़ी सी कीमतों द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं तो यह एकांकिक संस्थिति होगी। तो एकांकिक संस्थिति की बात कौन करते हैं? तो बोल्डिंग करते हैं। कौन करते हैं? बोल्डिंग करते हैं। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि जिन्हें मूल्य निर्धारण की समस्या के संबंध में समय तत्व को सम्मिलित किया जाता है, समय के आधार पर उन्होंने मूल्य को 4 भागों में बांटते हैं: बाजार मूल्य, अति अल्पकालीन मूल्य, अल्पकालीन मूल्य और मूल्य दीर्घकालीन मूल्य, जिसे सामान्य मूल्य के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है अति दीर्घकालीन मूल्य। अर्थशास्त्र की परिभाषा और प्रकृति से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसकी हम बात करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो जोखिम से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो इसमें संसाधनों का वैविधीकरण, जोखिम की घटना की बीमा और जोखिम घटना की जानकारी का मूल्य जो होता है, ये हम जानते हैं तो हम मतलब उसके उपाय को सुझा सकते हैं।
यह प्रश्न आया हुआ है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 और 21 में। आगे की बात करें तो इच्छा से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, यह कौन कहते हैं? तो जेके मेहता कहते हैं। अपनी आवश्यकता विहीनता की जो परिभाषा देते हैं उसमें कहते हैं, एक सर्वव्यापी समस्या है। यह कथन विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए संसाधनों के दुर्लभ मानव आचरण की, तो यह कौन कहते हैं? तो यह रॉबिन्सन कहते हैं। सर्वव्यापी समस्या कौन सी है? तो विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए संसाधनों की दुर्लभता, ये मानव आचरण है, यह सर्वव्यापी समस्या है। मतलब किसके लिए क्या उत्पादन किया जाए? किसके लिए उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा देने का श्रेय किसे जाता है? तो विकास केंद्रित परिभाषा की बात करें तो पॉल सैमुअल्सन को जाता है। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है, तो ये मार्शल कहते हैं। अगर जो मानव कल्याण से संबंधी परिभाषाओं की बात करें तो इसमें तीन अर्थशास्त्री आते हैं, मार्शल आते हैं, पीगू आते हैं और कैनेन आते हैं। ये तीनों लोग मानव कल्याण संबंधी परिभाषा देते हैं। तो यह एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है, ये कौन कहते हैं? तो मार्शल कहते हैं। यह टीजीटी 2021 में आया था। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। यह कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए वो सीमित होते हैं, और इन्हीं के मध्य सामंजस्य पैदा करके आप संतुष्टि के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिसके अंतर्गत उसमें उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये दुर्लभता पर संबंधी परिभाषाएं हो गई। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग उपलब्ध होते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मन ऐतिहासिक विचारधारा को जाता है। यह भी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अब आइए देखते हैं पुस्तकों के नाम और लेखक। आर्थिक विकास की प्रकृति और महत्व पर निबंध, तो ये कौन लिखते हैं? रॉबिन्सन लिखते हैं। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति और कारणों की खोज, मतलब वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एडम स्मिथ लिखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये कौन लिखते हैं? मार्शल लिखते हैं। वहीं अर्थशास्त्र की बात करें तो ये सैमुअल्सन की पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं की बात करें तो चयन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, चयन की समस्या। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध की बात करें तो ये किससे है? तो ये कीमत निर्धारण सिद्धांत से है। वह चर जिसको आर्थिक विश्लेषण में प्रवाह चर नहीं माना जाता है वह क्या है? तो मुद्रा पूर्ति और सार्वजनिक ऋण। मुद्रा पूर्ति और सार्वजनिक ऋण, यह प्रवाह चर नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, तो जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो हमारा देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जब आजाद होता है, तो हम निर्णय करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी ना तो पूंजीवादी होगी और ना ही साम्यवादी होगी, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, दोनों का मिला जुला रूप होगा। अगर जो हम बात करें साम्यवादी अर्थव्यवस्था की, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का आधिपत्य देखने को मिलता है या गवर्नमेंट हस्तक्षेप देखने को मिलता है, लेकिन निजी अवस्था की बात करें तो इसमें निजी लोगों का स्वामित्व या पूंजीपतियों का स्वामित्व देखने को मिलता है। हम इसी के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
व्यवस्था कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो समष्टि अर्थात का संबंध होता है तो किससे होता है? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। इसके अंतर्गत हम रोजगार को ले लें, राष्ट्रीय आय को ले लें, एनआई को, या कह सकते हैं कि जीडीपी को ले लें, जीएनपी को ले लें। ये सारी चीजें जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होगी तो ये सारी चीजें समष्टि अर्थात का भाग होगी। किसी भी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है कि समय की प्रति इकाई पर मूल्य, किसी भी वस्तु की पूर्ति से क्या बोध होता है? तो किसी समय में ठीक प्रति इकाई पर मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु जो प्रस्तुत वस्तुओं की मात्रा होती है उसी को हम पूर्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए दो मत हैं, भौतिक और कौन से? साधनों की दुर्लभता। भौतिक और साधनों की दुर्लभता। भौतिक की यदि बात करें तो एडम स्मिथ, मार्शल, और साधनों की दुर्लभता की बात करें तो रॉबिन्सन की परिभाषा आती है। रॉबिन्सन की परिभाषा आती है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूंजीवाद में अभाव होता है तो किसका अभाव होता है? तो सरकारी नियंत्रण का। समाजवादी समाज में होता है तो समाजवादी समाज की बात करें तो इस पे सारा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और गवर्नमेंट अपनी अर्थव्यवस्था को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं निकालता है, जैसे आवास योजना हो गई, या कह सकते हैं कि जैसे उज्ज्वला गैस योजना हो गई, या कह सकते हैं कि जो भी कल्याण संबंधी योजनाएं होती हैं वो सामाजिक समाज में देखने को मिलती हैं। अर्थशास्त्र में धन माना जाता है तो किसको माना जाता है? आभूषण को माना जाता है, लेकिन यह निश्चित हो गया था। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस किसी भी चीज को बेचने के बाद आपको आय जनरेट होती है, समझ लीजिए कि वही अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन जो था आभूषण, लेकिन इसको 2004 में मतलब हटा दिया गया। एक सिद्धांत है तो यह एक प्रमाणिक परिकल्पना है। बंद अर्थव्यवस्था वहां है जहां पर ना तो आयात होता है ना तो निर्यात। अगर जो इसके उदाहरण की हम बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा कौन देते हैं? तो जेके मेहता देते हैं। किसी विशिष्ट विषय में संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? तो विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयावह नहीं है जितनी कार्य की कमी। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी। जब भी कार्य प्रधान कार्य की बात की जाएगी तो वहां पे महात्मा गांधी अधिकतर देखने को मिलेंगे। प्रथम बार अर्थशास्त्री ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया तो यह नेग्रन फ्रिश करते हैं। कौन करता है? रेगनर फ्रिश कहती हैं। सुमेलित करना है लेखक और उनकी किताबों को। डेविड रिकार्डो की सिद्धांतों को। डेविड रिकार्डो की बात करें तो लगान भूमि की वह उपज का भाग है जो भूमिपतियों को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्ति। जब मौलिक और अविनाशी शक्ति की बात आएगी तो कौन आएंगे? डेविड रिकार्डो आएंगे।
अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो इस तरह यह अर्थव्यवस्था एक तो धन का अध्ययन का विषय है और दूसरी ओर महत्वपूर्ण दृष्टि में मानव अध्ययन का विषय है। मानव कल्याण की बात करते हैं ये। जेम्किंस की बात करें तो यह ब्याज के तरलता सिद्धांत की बात करते हैं और उसमें कहते हैं कि ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता का परित्याग करने का पुरस्कार है। जेबीसी कहते हैं कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। यह बीपीएससी का आया हुआ प्रश्न है। टीआरई 3 का प्रश्न है। इसमें बस केवल इसको उलट दिया गया था, पूर्ति की जगह मांग कर दिया गया था और मांग की जगह पूर्ति कर दिया गया था, तो इसको सही अरेंज करना था। आर्थिक सिद्धांत में सेटिरस पेरिबस का अर्थ क्या होता है? तो अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विदोहन किया जाता है, कौन सी क्षमता कहा जाता है? तो एक्स इफेक्ट, एक्स क्षमता। वक्रों में कौन सा सामान्यतः यू आकार का होता है? तो औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र और सीमांत लागत। वहीं एएफसी की बात करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है कि वह स्वतंत्र सहसोद्यमी अर्थव्यवस्था इस प्रकार निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? तो वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, आर्थिक संसाधनों का मूल्य। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में हाल ही के वर्षों में क्षेत्र में श्रम उत्पादन अनुपात की सबसे अधिक रहा है, तो किस में रहा है? तो सेवा क्षेत्र में रहा है। अगर जो सबसे भारत की बात करें, सबसे ज्यादा श्रम किस में लगा हुआ है? तो कृषि में लगा हुआ है। अगर जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान की बात करें तो सेवा क्षेत्र का है। अगर जो हम बात करें कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो इसका योगदान घटता है और इसका योगदान बढ़ता है। भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान है, तो किसका है? घरेलू क्षेत्रों का। लेकिन यह आईएएस का प्रश्न हुआ है। इसमें परिवार और आईएएस में यह इस प्रश्न का जो आंसर था पूंजीवादी था या निजी क्षेत्र था। अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो परिवार भी एक निजी क्षेत्र में ही आता है और टीजीटी के नजरिए से देखा जाए तो घरेलू क्षेत्र सबसे सही ऑप्शन है और यह आयोग भी माना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अर्थव्यवस्था एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार किसका है? तो किन्स का है। किन्स परिभाषाओं को लेके कहते हैं कि अर्थशास्त्र ने अपनी परिभाषाओं से गला घोट डाला है। ने अपनी परिभाषाओं से गला घोट डाला है।
अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है, किसमें? तो तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है, तो एक उद्यम जो संयुक्त रूप से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर्स एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक का नाम है? एडम स्मिथ की, और ये 1776 में लिखी जाती है। इसलिए इनको फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। मूल आर्थिक क्रिया है क्या है? तो उपभोग मूल आर्थिक क्रिया है। उत्पादन के साधन नहीं है, तो कौन सा है? मुद्रा। अगर उत्पादन के साधनों की बात करें तो कोई कोई मानता है कि 3 और कोई कोई मानता है 4। तो पहले लेबर की बात करेंगे, फिर पूंजी की बात करेंगे, पूंजी, लेबर, लैंड या भूमि, साहसी। यह उत्पादन के साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित लक्षण है तो असंतुलित व्यावसायिक ढांचा, जनसंख्या का भारी दबाव, विदेशी सहायता पर निर्भरता, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, बेरोजगारी की समस्या। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसका है? तो रॉबिन्सन का है। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर किसका अध्ययन करता है? तो धन का। अगले प्रश्न की बात करें तो अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा है कि जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का अध्ययन है? यह मार्शल का। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है किसका? तो रॉबिन्सन का। अर्थशास्त्र की वह परिभाषा जिसके लिए घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है, तो यह धन का विज्ञान। जो एडम स्मिथ के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसी को घृणित विज्ञान कहकर इसकी आलोचना की गई। व्यापार आर्थिक इंजन, व्यापार वृद्धि का इंजन है, यह प्रतिपादक कौन करते हैं? तो एडम स्मिथ। इच्छा विहीनता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो किससे? प्रोफेसर मेहता के द्वारा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर, उत्पादित वस्तुएं, सेवाओं दोनों तथा संसाधन जो उपयुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते समय भारत ने चुनी थी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब संतुलन की अवधारणा पर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसकी बात करते हैं। सामान्य आर्थिक संतुलन समस्या से संबंधित नहीं है, नैतिक रूप से खतरनाक समस्या। साम्य एक स्थिति है जहां पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, अधिकतम उत्पादन लाभ प्राप्त करता है, फर्म अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है। संतुलन के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार का संतुलन मैंने बताया था। स्थिर संतुलन, स्थिर संतुलन की बात करेंगे तो एक कटोरी या एक बाउल में रखा हुआ अंडा। दूसरे की बात करेंगे अस्थिर की, तो उल्टी कटोरी के ऊपर रखा हुआ अंडा। और तीसरे की बात करें तटस्थ, तो एक समतल जमीन पर रखा हुआ अंडा। स्थिर संतुलन की बात करेंगे तो जब किसी वस्तु को, या कह सकते हैं कि अस्थिर किया जाता है तो पुनः उसी जगह पे वो ऐसी क्रियाशील शक्तियां कार्य करती हैं कि पुनः उसी जगह पे आ जाता है। लेकिन दूसरे की बात करेंगे अस्थिर की, तो वो जगह छोड़ के दूसरी जगह प्राप्त कर लेता है और फिर उसका भी स्थिति में नहीं पहुंच पाता है। तटस्थ की बात करेंगे कि जब उसको कि कोई गेंद है हिलाया जाता है तो वो अपनी अवस्था छोड़ देता है, लेकिन उसी के जैसी एक अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसको तटस्थ संतुलन कहा जाता है। साम्य अस्थिर तथा अनिर्धारणीय होता है, कौन कहते हैं? तो एल्सवर्थ का द्वाधिकार मॉडल। साम्य अस्थिर और अनिर्धारणीय होता है, एल्सवर्थ कहते हैं अपने द्वाधिकार मॉडल में। अर्थशास्त्र में साम्य के संबंध से कौन सा सत्य है? तो गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति यह सत्य है। स्थिर संतुलन में साम्य मूल
संतुलन की ओर लौटता है। स्थिर संतुलन में साम्य क्या करता है, तो मूल संतुलन की ओर लौटता है। जैसे एक बाउल में रखा हुआ अंडा, इसको कितना हो आप हिलाएंगे तो वो उसी जगह पे जाके। सामान्य संतुलन विश्लेषण निर्धारित करता है कि सभी बाजारों में एक साथ मूल्यों और मात्राओं को और स्पष्ट रूप से प्रतिपुष्टि या फीडबैक को दृष्टिगत रखता है। सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित एक समस्या है तो अस्तित्व समस्या, विशिष्ट समस्या और अस्थायित्व समस्या। अस्तित्व समस्या क्योंकि वह अपने अस्तित्व को खो देता है, विशिष्ट समस्या और अस्थायित्व समस्या क्योंकि वो अपने अस्थायित्व को भी खोता है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। सामान्य संतुलन के एरोडेब्यू मॉडल के बारे में सही कथन क्या है, तो वस्तुओं की पहचान वहां की जाती है जहां दिया जाना चाहिए। वालरा कहते हैं कि सामान्य संतुलन मॉडल के उपयोग किया जाता है तो युगपत समीकरण प्रणाली का। वहीं सामान्य संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सभी आर्थिक इकाइयां अपने अपने वस्तुपरक कार्यों को अधिकतम करती हैं और साथ साथ ही सभी कीमतें भी संतुलन में रहती हैं और सभी बाजार में संतुलन में हो जाती हैं। यह कथन सही है। मकड़जाल मॉडल के अनुसार अस्थायी संतुलन की अवस्था स्थिति प्राप्त होगी तो मांग में अधिक्य तथा मांग की लोच इज ग्रेटर देन पूर्ति की लोच। सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था तो किसने किया था, लियोन वालरा। सामान्य संतुलन का वैज्ञानिक विश्लेषण लियोन वालरा के द्वारा किया गया। वह अर्थशास्त्री जिसको आंशिक साम्य विश्लेषण के संस्थापक के रूप में माना जाता है, अल्फ्रेड मार्शल। आंशिक संतुलन की बात आएगी तो अल्फ्रेड मार्शल। सामान्य साम्य और आंशिक साम्य के प्रत्यय संबंधी हैं तो वालरस और मार्शल। सामान्य साम्य की बात वालरस करते हैं और आंशिक साम्य की बात मार्शल करते हैं। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स का दृष्टिकोण कैसा है, तो तुलनात्मक स्थैतिक। संतुलन विकास से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होता है। पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है तो भारी पेदी वाला जहाज। अर्थशास्त्र में साम्य फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया तो किसने किया, तो पीगू ने किया। साम्य से अभिप्राय क्या है, तो परिवर्तनहीनता की स्थिति उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है और अधिकतम उत्पादन होता है। मार्शल एवं वालरस की तुलना कर उपयुक्त कथन। मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानते हैं, वालरस उसे अस्थिर संतुलन मानते हैं। वह समीकरण जिसको वालरस का नियम कहा जाता है। मांग और आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारण करता है। संतुलन कीमत, मांग तथा आपूर्ति सभी। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं तो मार्शलियन दृष्टिकोण कहते हैं। यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति प्रायोगिक होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।